जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। चैप्टर चल ही रहा है। मौलिक अधिकार में 12 से लेकर के हम 21 तक पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 12 से 21 तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 22, स्पेशल 22 थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम एक छोटा सा अलग टॉपिक बनाए हैं और चलिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 22। तो अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको कैसे संरक्षण दिया जाएगा, तो इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो अनुच्छेद 22 में सबसे पहले 22 में 3 प्रकार के संरक्षण की बात की गई है। गिरफ्तारी से 3 प्रकार के संरक्षण की बात की गई है अनुच्छेद 22 में, ठीक है। तो इसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे। गिरफ्तारी से संरक्षण को हम 2 भाग में तोड़ेंगे। पहला होगा दंडात्मक और दूसरा होगा निषेधात्मक। इसको हम निवारक निरोध भी कहते हैं। तो निवारक निरोध के बारे में हम जानेंगे उसके बाद में, तो पहले हम दंडात्मक जानते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति को दंडित किया जाता है, अगर कोई भी व्यक्ति मारपीट और किसी विवाद में उसको दंडित किया जाता है, अगर केस होता है, तो पुलिस उसको इसके तहत गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन इसको सब गिरफ्तार करने से पहले, अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करने के बाद अगर उसको बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। तो वारंट के मतलब एक तो होता है, वारंट होता है जो कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। जो कोर्ट भेजेगी थाना में और थाना आपको उठा के ले जाएगी, ठीक है। प्रशासन पुलिस उठा के ले जाएगी, तो वो होता है। और दूसरा होता है एक सबसे महत्वपूर्ण FIR। अगर कोई व्यक्ति FIR करता है, जिस व्यक्ति के खिलाफ करता है उस व्यक्ति के खिलाफ वही वारंट निकल जाता है, वही वारंट हो जाता है और पुलिस उस FIR के तहत ही गिरफ्तार करने आती है। अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करके ले जाती है तो वारंट दिखाएगी, वही वारंट जो FIR करता है वारंट हो जाता है, ठीक है। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने, यानी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने में सशरीर पे उपस्थित कराना पड़ता है। सशरीर का मतलब शरीर के साथ उसको खुद उपस्थित कराना पड़ता है और खुद भी उपस्थित होता है 24 घंटे के अंदर। लेकिन इसमें क्या है, अगर पुलिस 5 बजे गिरफ्तार करेगी, मान लेते 5 बजे गिरफ्तार करेगी और थाना में पहुंचेगी रात के 10 बजे, तो ये 5 बजे वाला से गिनती नहीं होगा कि कल सुबह 5 बजे तक, 5 बजे शाम से 5 बजे शाम नहीं है, ये 10 बजे से काउंटिंग होगा, ठीक है। या मतलब आने जाने से, थाना से जब निकलती है प्रशासन तो आने जाने में जो समय लगा उसका काउंटिंग नहीं किया जाता है, ठीक है। उसका काउंटिंग नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ थाना में पहुंचने के बाद ही काउंटिंग किया जाएगा 24 घंटे। दूसरी बात कि अगर प्रशासन लेकर जाती है, पुलिस लेकर जाती है कोर्ट और उसके बीच में रास्ते में जाम लग जाता है तो उसका भी समय गिनती नहीं होगा, ठीक है। इतना बात ध्यान रहे। पुलिस भी चाहेगी तो 5 बजे के बदला 7 बजे भी लिख सकती है, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, उसमें समझ सकते हैं, लेकिन आपका अधिकार है, बोल सकते हैं कोर्ट में। तीसरा का, अगर गिरफ्तार कर लिया गया है व्यक्ति तो वारंट के दिखाकर गिरफ्तार करता पहला। दूसरा 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही है, आने जाने के समय छोड़ करके। तीसरा का, आप जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसको मन पसंद, उसको जितना भारी से भारी भरकम वकील रखना चाहता है वो अपना तरफ से केस लड़ने के लिए वह रख सकता है। इसमें ऐसा संरक्षण के बारे में बताया गया है। ये 3 हो गया, ठीक है। और एक है अनुच्छेद 22 के 4। इधर 22 के 4 के अंतर्गत यह बहुत ही खतरनाक एक तरह से साबित होता है अनुच्छेद 22 के 4 के तहत। तो अनुच्छेद 22 के 4 में है निषेधात्मक और निवारक निरोध, उसी को हम निवारक निरोध कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति पर शक है, किसी नेता पर शक है, यह राज्य में दंगा फैला सकता है, मारपीट दंगा करवा सकता है। अगर सरकार को, प्रशासन को पहले ही भनक लग जाता है तो पुलिस वहां पर उस नेता को या उसमें वहां के इलाके में जो भी दंगा फैलाने के लग रहा है कि ये दंगा फैलाएगा, उसको बिना वारंट के तहत गिरफ्तार कर सकती है, कम से कम 3 महीने के लिए। बिना वारंट के तहत गिरफ्तार करना है 3 महीने के लिए, कम से कम 3 महीने पुलिस रख सकती है। दूसरी बात, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। वकील के पास भी पेश करना अनिवार्य नहीं है, वकील भी रखना अनिवार्य नहीं है, उसमें माना जाएगा, क्योंकि बिना वारंट के दिखाकर गिरफ्तार करना दंगा के आधार पर 3 महीना। अगर 3 महीना पूरा हो जाता है, 3 महीना अगर पूरा हो जाता है तो 3 महीना पूरा होने के बाद लगता है कि अब पुनः भी दंगा फैला सकता है वह व्यक्ति, तो पुलिस चाहे तो 3 महीना और रख सकती है। लेकिन इसके लिए राज्य के गृह मंत्री से
आवेदन देकर अनुमति मांगना पड़ेगा। अगर इसके बाद भी 3 महीना अनुमति अगर गृह मंत्री देने के बाद भी 3 महीने के बाद भी लगता है कि व्यक्ति को छोड़ देंगे तो दंगा फैला देगा, प्रशासन को ऐसा लगता है, तो वो 3 महीना और बढ़ा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर पुनः लगता है 3 महीना के बाद भी किया फिर भी दंगा फैला सकता है, तो इसको 3 महीना और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाई कोर्ट के परमिशन पर। इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर 22 के 4 के तहत जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसमें वारंट दिखाना जरूरत नहीं है, बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। डायरेक्ट दंगा के आधार पर अगर कहीं भी आपके वजह से अराजकता फैलती है, दंगा फैल सकता है, वहां पर किसी भी क्षेत्र में पब्लिक को परेशानी हो सकता है उस व्यक्ति की वजह से, तो उसको गिरफ्तार हुआ भी है। जम्मू कश्मीर में जब 370 धारा को हटाया गया था तो उस समय बहुत ऐसे नेता लोग थे जिनको डायरेक्ट वहां से 22 के 4 के तहत अंदर कर दिया गया था, नजरअंदाज कर दिया गया था कि वह वहां पर बैठक करके या पब्लिक को इकट्ठा करके वहां पर दंगा फसाद ना हो सके। इसलिए ऐसा होता तो 370 हटाने में मुश्किल हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसे इससे पहले ही वहां पर 370 हटाने से पहले ही वहां पर प्रशासन गली गली में तैनात कर दिया गया, और जहाँ भी लगता था कि यह नेता दंगा करवा सकता है, इस कानून के विरुद्ध करवा सकता है, पब्लिक इकट्ठा करवा सकता है, तो उसको नजरअंदाज करके रख दिया गया था। नजरअंदाज का मतलब होता है कि आपको समाज से दूर कर दिया जाएगा, समाज से बिल्कुल दूर कर दिया जाएगा। आपको आपके ही घर में या किसी भी दूसरे घर में या होटल में या कहीं भी छुपा कर रख दिया जाएगा। आपको सब चीज टोटल व्यवस्था मिलेगा और पब्लिक से मिलना जुलना सिर्फ बंद रहता है, तो उसी को हम नजरअंदाज करते हैं। तो ये सब 22 के 4 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो भारत में प्रमुख कुछ निवारक निरोध अधिनियम बनाए गए हैं समय समय पर, जैसे जैसे जरूरत पड़ा वैसे वैसे। तो उसमें सबसे पहले अपसप्पा है जो साउथ में अभी भी है। यह आतंकवादी को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया था। इस अगर जहां भी यह कानून लागू हो जाता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ कमांडो का अधिकार दिया जाता है, और कमांडो उस क्षेत्र पर छानबीन करते हैं और किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो डायरेक्ट अपना हमला करते हैं, जैसे भी होता है उसको कंट्रोल करने का प्रयास करता है। अगर हुआ क्या, इसको शुरुआत में बनाया गया था कानून, लेकिन इसका मिस यूज होने लगा। मिस यूज कैसे हुआ कि कमांडो को जब दे दिया जाता था ऑर्डर, तो वहां पर कुछ निर्दोष व्यक्ति भी इसके अंतर्गत, इस कानून के अंतर्गत आ जाते थे, तो उसका जीवन खराब हो जाता था। विद्यार्थी लाइफ में था तो विद्यार्थी लाइफ उसका खराब हो जाता, कैरियर खराब हो जाता था इसको भी। तो इसका मिस यूज होने की वजह से इसको बाद में समाप्त कर दिया गया, ठीक है। टाडा है, यह भी आतंकवादी पर लगाया जाता है, लेकिन इसका भी मिस यूज बहुत ज्यादा होने लगा आगे, तो इसको भी समाप्त कर दिया गया। मिस यूज के मतलब दूसरे व्यक्ति पर टाडा लग जाता था तो उसका करियर खराब हो जाता था, उसको आतंकवादी ही मान लिया जाता था, लेकिन ऐसा होता नहीं था, आतंकवादी होता नहीं था। लेकिन उसके साथ ही साथ में किसी भी क्षेत्र में आतंकवादी घुस गया और वहां पर दूसरे पब्लिक को उसी के आसपास में पकड़ा जाता है तो आतंकवादी घोषित कर दिया जाता था, तो टाडा लग जाता था, तो इसका भी करियर खराब हो जाता था। तो इसको समाप्त कर दिया गया मिस यूज की वजह से। पोटा है, पोटा का भी वही हाल है, इसको भी समाप्त कर दिया गया। आतंकवादी को कैसे रोका जाए इस पर लगाया गया था। एक मीसा है जो इंदिरा गांधी की सरकार में 1971 में यह इसको बनाया गया था और 1978 में समाप्त कर दिया गया था। ये मोरारजी देसाई की सरकार में इसको समाप्त किया गया था। मोरारजी देसाई की सरकार में समाप्त कर दिया गया था 1978 में। इस कानून का मतलब है इंदिरा गांधी के खिलाफ जो भी व्यक्ति बोलता था, जो भी समाज के लोग बोलते थे, जो भी नेता बोलते थे, उसको डायरेक्ट उठाकर अंदर कर दिया जाता था, जेल कर दिया जाता था। इसका भी मिस यूज होता था, उसके खिलाफ जो भी बोलता था, अच्छे लोग भी हो खराब लोग भी हो, उसका कैरियर चौपट डायरेक्ट अंदर। तो इसको भी आगे चलकर समाप्त कर दिया गया। एनएसए रासुका, जो इसको शॉर्टकट में कहते हैं रासुका, एनएसए रासुका, जो हाल फिलहाल में भी लागू है। देखिए इसमें ऐसे समझिए बात को, एनएसए समझने से पहले इसमें समझिए, अगर 1919 में एक कानून आया था अंग्रेज के द्वारा, इतिहास में आप पढ़े होइएगा, रॉल एक्ट। इस कानून का नारा था न वकील न अपील न दलील, ठीक है। तो इसमें अगर इसके तहत गिरफ्तार अगर कोई व्यक्ति होता है तो इसमें अपील दलील वकील रख सकते हैं, वकील कर सकते हैं, ठीक है ना। इधर कर सकते हैं, दंडात्मक के तहत कर सकते हैं। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता है, 1, 2, 3, अनुच्छेद 3 तक, 22 के 3 तक वकील अपील दलील कर सकते हैं। लेकिन अगर 22 के 4 के तहत अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो न अपील न दलील न वकील कर सकते हैं, सीधा बात है। तो अभी भी एक तरह से समझिएगा तो रॉल एक्ट कानून लागू है, भारत में भी लागू है जो अंग्रेज वाला था। तो एनएसए में भी वही हाल है, एनएसए में भी ये सब 22 के 4 के अंतर्गत ही आता है, तो एनएसए में भी वही हाल है। तो एनएसए के तहत मनीष कश्यप को भी हाल फिलहाल में, मनीष कश्यप पर बिहार के जो पत्रकार है
मनीष कश्यप पर भी इससे अच्छा एग्जाम्पल आपको हम क्या दें कि मनीष कश्यप पर एनएसए लगा करके इसको भी गिरफ्तार किया गया है, और एनएसए हटता नहीं है, इसमें वकील अपील दलील नहीं, सुनवाई नहीं होता है, तो एनएसए हटाना मुश्किल होता है। एनएसए के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो इसमें इनकाउंटर भी होता है, हालांकि उत्तर प्रदेश में हुआ भी था, यह कानून 1980 में बना था, जो वर्तमान में अभी लागू है। इसका एग्जाम्पल क्या बताए, मनीष कश्यप पर लागू है, इससे बेहतर क्या एग्जाम्पल हो। और एक है UAPA, जो बिहार के, ये भी उसी से संबंधित है, 22/4 के अंतर्गत किया था। तो ये बिहार के जाने माने नेता पर आनंद सिंह पर लगाया गया, जो हाल फिलहाल में इसमें बहुत चर्चे में रहते हैं और इसको छोड़ने की बात की जा रही थी। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। एक बात और समझना है, अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, अरेस्ट करती है, अरेस्ट करने के बाद वह कोर्ट में पेश कर दिया जाता है 24 घंटे में, जो भी हो 24 घंटे में पेश करने के बाद अगर वह कुछ ज्यादा गंभीर अपराध किया है तो उसको गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। पेश करने के बाद पुलिस को कोर्ट आदेश देती है कि इसका सबूत बताइए, छानबीन करके लाइए कि इसका सबूत क्या है, इसको सजा दिया जाए। तो होता क्या है, इसको पुलिस अपना छानबीन करती है, लेकिन इसको कोई भी ठोस सबूत नहीं मिलता है। तो ठोस सबूत नहीं मिलता है तो फिर से जाती है कोर्ट में, पुलिस फिर से जाती है कोर्ट में, और कोर्ट में कहती है जज साहब को कि आपको हम जिस व्यक्ति को दिए थे, पकड़ कर लाए थे, उस व्यक्ति को जो आपके अंदर है हम दिए थे, और उस व्यक्ति को दीजिए रिमांड पर। पहले जो रिमांड पर रिमांड पर तो वही व्यक्ति पुलिस अपना मांगते हैं रिमांड 14 दिन के लिए। ऐसा रिमांड होता है 15 दिन के लिए, लेकिन कोर्ट जज साहब देते हैं 14 दिन का रिमांड, ताकि 14 दिन में पूछताछ करके टोटल सबूत इकट्ठा करके 15वां दिन पहुंचा दे। अन्यथा अगर 15 दिन देंगे तो वो 16वां दिन पहुंचाएंगे, लेट कर देते हैं, इसलिए 14 दिन का रिमांड दिया जाता है। ठीक है, और रिमांड के आधार पर ले जाते हैं और वहां पर सबूत इकट्ठा करते हैं। हालांकि रिमांड के आधार पर कितना को इनकाउंटर में मारा भी जाता है, तो भागता है, ये सब समझ सकते हैं पुलिस का रिमांड। तो इसके बाद पुनः उसमें लौटा देते हैं। देखिए जेल, ये होता है जेलर अलग होता है, जो जेल के कैदी का मतलब कि देख रेख करते हैं उसको जेलर कहते हैं। अगर जेल में ये पुलिस पकड़ के लाती है, जज साहब के पास हवाले कर देती है, जज साहब उसको जेल में भेज देती है, तो पुलिस डायरेक्ट जाके जेल से नहीं ले सकते हैं, कैदी को नहीं ले सकते। जब तक जज साहब के परमिशन ना मिल जाए तब तक कोर्ट जेलर से उस व्यक्ति को नहीं ला सकते पूछताछ करने के लिए। इसलिए पहले जज साहब से पूछताछ करना पड़ता है, उसके बाद जेलर से। जज साहब 2 पर्ची पर दस्तखत करेंगे, वहां पर जो लिस्ट होंगे, और उसमें से एक पर्ची फाड़ के देंगे पुलिस को और एक पर्ची फाड़ के देंगे आईओ होता है, एक देंगे जेलर को, दोनों जाके मिलाएंगे, उसमें से लेकर जाएंगे अपना, फिर पूछताछ करके रिमांड वाला को वापस करेंगे, तो पर्ची वहां पर फिर कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो मिलेंगे एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।